हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर चल रहे हैं, इस आपको सभी को पता है। 21 तारीख तक पेपर हो चुके हैं, तो आपको ये पता होगा कि अब आगे आने वाली जितनी भी शिफ्ट है, आपको जितने भी आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर हैं, जिसका भी आज मैं जीके के लिए मैंने आपको एक वीडियो दी थी, उसको आपने देख ही लिया होगा। रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ कि आपको 30 में 30 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। हर कोई स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन आप इस कम समय में भी, जिसने पहले से बहुत कम तैयारी करी है, बहुत कम रिवीजन करा है, वो भी इस टाइम अगर एक दिन भी अच्छे से दे सकता है तो वो 30 में 30 क्वेश्चन कर सकता है। वो कैसे करने हैं आपको वीडियो एंड तक देखना, पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। पूरा एकदम सटीक जानकारी आपको मैं शुरू से देता आया हूँ, पूरा अच्छे से गाइड करता आया हूँ कि कैसे एनटीपीसी और रेलवे के सारे एग्जाम को आपको समझते हुए तैयारी को करना है। फालतू कुछ नहीं पढ़ना, फालतू किसी भी सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम नहीं देना। वही चीज़ पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार पूछी जा रही हैं। और जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं रेलवे के, सारे एग्जाम से आपको पता भी चल गया होगा कि रेलवे का पैटर्न क्या है, टीसीएस पूछ क्या रही है। ये सब जानकारी आपको लगातार मिल रही होंगी। तो अभी मैं आपको रीजनिंग के बारे में सारी पूरी अपडेट दे दूंगा, और कुछ ही चुनिंदा टॉपिक हैं जो कि रेलवे के एग्जाम में रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। अभी तक सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सभी पैटर्न सेम ही है। और जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रही हैं, आपको पढ़ के ही जाना चाहिए। सीरीज के ऐसा नहीं, सीरीज वाली जो अल्फ़ाबेट, जैसे कि जो अल्फ़ाबेट वाली सीरीज तो इसमें नहीं आ रही है, लेकिन नॉर्मल सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे 45 दे दिया, 46 दे दिया, या जिनका गैप जो सिंपल सेम दे रखा है। सोचिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया है जो कि डिफरेंस मेथड से बाहर हुआ हो। आप नॉर्मल डिफरेंस मेथड लगाओगे, आपका आंसर उसी से आ जाएगा। अगर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दे देता तो वहां पर इस टाइम में हो भी नहीं पाता क्वेश्चन। ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, पजल वाले जितने भी क्वेश्चन है आपके, ये सोच लो तीतरी से उड़ जाएंगे अगर पजल वाले क्वेश्चन आपने अदर एग्जाम के कर लिए तो। इसमें क्या है, जो पजल वाले क्वेश्चन है, जैसे 7-8 लोग मंजिल टू मंजिल बिठाए जा रहे हैं, या संडे मंडे ट्यूसडे वाले हैं जो पजल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको देख आपने अगर प्रैक्टिस करी होगी तो आपको पता होगा। आप वो पहले ही एक छोटा सा क्लू दे देता है कि आपको क्वेश्चन को, जैसे कि संडे मंडे ट्यूसडे वाला दे रहा है तो उसमें बता देगा कि पी संडे पे बैठा है और पी से नीचे केवल 2 लोग बैठे हैं, ऐसे वो सब कुछ बता देता है। तो वो जो सब सेट करते जाते हैं तो आराम से सेट हो जाते हैं। लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होती, जो मॉक नहीं लगा के गया होता, वो एग्जाम में क्या है, उन क्वेश्चनों से डर रहा होता है। अब उन क्वेश्चनों को पजल वाले को जब पढ़ता है तो उसे एकदम घबराहट सी होने लगती है कि ये तो भाई कैसे ही हो पाएगा, क्योंकि उसके मन में पहले से है अदर एग्जाम के लगाए क्वेश्चन, तो उनको पता है कि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन आपको मैं जो रणनीति अभी बताने जा रहा हूं, आप एक दिन में भी पूरे 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं। आप इस बात को मेरी को फॉलो करना, और 2-4 बार मतलब जो मैं बताऊं उसको करके देखना। आपको पूरे में पूरे मार्क्स, अगर पेपर आगे है आगे आने वाली शिफ्ट में, तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। ग्रुप डी वालों को पूरी रणनीति के साथ ये सब कुछ बताया जाएगा, क्योंकि अभी तक सारे एग्जाम को देखते हुए कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, तो पूरी सटीक जानकारी उसकी आपको मिलेगी पूरी सिलेबस के अनुसार, और क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट को कहाँ पढ़ना चाहिए। साइंस के लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि साइंस मैंने एलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, और जितनी भी जेई के लिए, सारी भर्तियों के लिए काफ़ी अच्छे डिटेल में पढ़ी थी, तो आपका एक भी क्वेश्चन वहां से गलत नहीं होगा। सारा पूरा कंटेंट आपको बता दिया जाएगा कहाँ से कैसे पढ़ना है। लेकिन अभी बात करते हैं रीजनिंग के पूरे जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, और सभी आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, किस टीचर से क्लास लेनी चाहिए, सारी जानकारियां मैं आपको अभी दे रहा हूं। अगर आपने पहले से किसी एग्जाम को दे रखा है रेलवे के को, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अभी जो पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये रामबाण साबित होगी जो मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको देखो, जो जिसके पास मॉक टेस्ट हैं रेलवे के, जो खरीद रखे हैं किसी भी, जैसे टेक्स्ट बुक के आपने मॉक टेस्ट खरीद रखे हैं, मैं कोई इस टाइम प्रचार नहीं कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक का, क्योंकि टेक्स्ट बुक के आपको पता है मॉक टेस्ट जो होते हैं बहुत ही सटीक और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट होते हैं। वहाँ पर जो भी आते हैं पीवाईक्यू के हिसाब से दिए जाते हैं। लेकिन अदर प्लेटफॉर्म को मैं
देखता हूँ तो वहाँ पर एएलपी की जब तैयारी कर रहे थे हम, उस टाइम देखा था कि यहाँ पर जो मॉक देने के बाद 100 में से 94, 90 नंबर, 92 नंबर ऐसे मॉक में आ रहे थे। जो टीचिंग के प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो पढ़ा रहे हैं टीचर वाले जितने भी हैं अपने, जो मॉक टेस्ट बना कर देते हैं। लेकिन जो वहाँ पर बिल्कुल जो पेपर आया था टी सीबीटी एएलपी सीबीटी 2 का मेंस वाला, वहाँ पर पूरा एक समझ लो पासा सा पलट गया था। वहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आया था। पूरा पैटर्न चेंज हो गया था, न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं थे उसमें और पूरा थ्योरी बेस्ड पेपर दे दिया था। तो वहाँ पर ये समझ में ही नहीं आया था कि पेपर आया कहाँ से और कैसा बना है। तो ये सब सारी जानकारियाँ आपको उसी हिसाब से दी जाती हैं। तो मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट बुक का जिसके पास पास है, आपके पास पास नहीं खरीद रखा है, तो आप अपने दोस्त से जिसका पेपर हो या किसी का भी पास ले करके, मतलब उसका लॉगिन आईडी लेकर के आप कम से कम रीजनिंग के जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं 2024 के, जिसके पास पास प्रो होगा उसी के में वो लेटेस्ट 2024 के और 2025 के जो पेपर हुए रेलवे के सारे पेपर वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का भी ग्रेजुएशन लेवल के पेपर दिख जाएंगे आपको, और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के भी दिख जाएंगे, एलपी के भी दिख जाएंगे। जितना मैं बता रहा हूँ आपको वही मॉक लगाने हैं। कम से कम आपको 10 मॉक लगा देने हैं जिसका पेपर आगे आने वाली शिफ्ट में है। 10 मॉक मेरे कहने से लगा लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन आपको वहां पर गलत नहीं होगा। और 10 मॉक ऐसे ही नहीं लगाना कि आपको मॉक लगा देना, जितने क्वेश्चन हुए आपको एनालाइज नहीं किया कि ये क्वेश्चन किस मेथड से हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है और हमको क्या मेथड लगाना चाहिए एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन आपको पूरा जो मॉक लगाओगे पूरा एनालिसिस करना है कि हमारा क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है, कितने क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आए, कितने पजल के आए, जितने सिटिंग अरेंजमेंट के आए, कितने ब्लड रिलेशन के आए। जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है वही पेपर में इसमें सीबीटी 2 जो सीबीटी 1 हो रहा है आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का, इसमें सेम टू सेम देखेगा। आरआरबी एनटीपीसी के आपको जो ग्रेजुएशन लेवल के हुए कम से कम 3 से 4 मॉक उसके लगाने, आरपीएफ एसआई के कम से कम 3 मॉक लगाने और आरपीएफ कांस्टेबल के 1-2 मॉक लगाना, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। आरआरबी जेई के कम से कम 3 मॉक लगाने। तो ये कुछ मिलाकर के 10 से 12 मॉक होते हैं। इसमें आपका जो आधा-आधा घंटा लग रहा है, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। और मैं कह रहा हूँ कोई 10 मॉक नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि जो जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी वो और तेज़ी से 10 मॉकों को कम टाइम में ही खत्म कर लेगा। लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है तो वो स्टूडेंट क्या कर सकता है कि कम से कम 5 मॉक तो लगा के जाए। और 5 मॉक को इतना एनालिसिस करना है आपको कि एक-एक क्वेश्चन को बार-बार देख करके जाना है कि इसमें कौन सा मेथड लग रहा है। आप जब 5 मॉक टेस्ट लगा करके फुल एनालिसिस करके उन 30 क्वेश्चनों को, और जो एनटीपीसी में आए 30 क्वेश्चन है और जो आरपीएफ एसआई में आए 35 क्वेश्चन और कांस्टेबल में, तो आप उनको पूरा सटीक देख करके और पूरा एनालिसिस करके जाएं और पेपर में देखेंगे तो आपको डिक्टो के डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी टीचर की मैराथन नहीं लेनी है, किसी का कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन आपको मॉक टेस्ट पूरा लगा के जाना है। मैराथन जब लेनी है किसी की भी जब आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन कर नहीं पाए और सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं सर्किल वाले, और उनको ऐसा नहीं मॉक टेस्ट में आप छोड़ भी दे रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो मॉक टेस्ट के बाद उसको क्वेश्चन को करके देखें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा। तो उन क्वेश्चनों को आप लगाएं, बाद में बैठ के करें, कैसे भी करें, कितना भी टाइम लगे, क्योंकि बात 10 से 12 नंबर की, अगर 10 से 12 नंबर आप कम करके आओगे उसमें, जो जैसे कि हर स्टूडेंट 30 में 30 करके आ रहा है पेपर में, लेकिन उसको जब आंसर की आती है तो पता चलता है कि रीजनिंग के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत हो गए। तो आपको उनमें एक्सपर्ट बन के जाना है। कम से कम 10 मॉक लगा के जाओगे तो बहुत आपको अच्छा मतलब महसूस फील होगा। और वहां पर जो सेक्शनल मॉक आ रहे हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे हम घर पे बैठ के मॉक दे रहे हैं। ये सब मैंने पैटर्न को फॉलो कर रखा है, तो आप इसको फॉलो करके देखें। मैं इसलिए अभी कोई आप कह रहे होंगे कि पूरा वीडियो में आपने कोई चैप्टर तो बताया नहीं, चैप्टर मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है पर्टिकुलर, क्योंकि उसमें जो मॉक में है सारे चैप्टर आपको दिख जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। मैं कुछ बताऊंगा चैप्टर तो आपको पूरा अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मॉक में मिक्स जो सेक्शनल मॉक है उसमें सारा सब कुछ मिल जाएगा आपको देखने को, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, वही सेम टाइप का यहाँ पर आ रहा है। तो आप मॉक लगा करके जरूर जाएं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप एक बार फॉलो करके देखें, एक मॉक लगाओगे, 2 मॉक लगाओ, तीसरा मॉक लगाओगे, चौथे मॉक पे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। जैसे आप पहले मॉक में 20-25 लेके आए तो उसमें 28 हो जाएंगे। अगर आप 10वें मॉक पे पहुंचोगे तो आप 30 में 30 क्वेश्चन पूरे कर पा रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। और जब एग्जाम में बैठोगे तो टाइम की काफी बचत होगी, 10 मिनट रीजनिंग के अंदर बचा दोगे, जो कि आपके मैथ के सेक्शनल मॉक जो आएगा उसमें भी सेक्शनल ही आ रहे हैं सारे पेपर, तो उसमें आपको बहुत 10 मिनट जब बचेंगे। और तो मैथ में देना जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं उनको आराम से बेसिक से भी आप करोगे तो टाइम बचेगा ही आपका, ठीक है। तो 10 से 12 मिनट आप
आपको जीके पे देनी है। 15 मिनट में पूरा जीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपको आते हैं। अगर नहीं आते तो फालतू टाइम नहीं खर्च करना है। तो सारी जानकारी यही देनी थी। फालतू के मैं चैप्टर नहीं बताना, वही बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आप उसमें 100% मतलब सही है आपके लिए और पूरा में पूरे मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए इतना कर लेना, कुछ भी फालतू करने की जरूरत नहीं, किसी की मैराथन देखने की जरूरत नहीं है, किसी का भी रिव्यू देखने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी बता रहा है आपको बस इतना करके जाना है, आपको पूरा पूरा क्वेश्चन होगा। और जब एग्जाम देख करके आए तो कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे कि आपको कितना फायदा मिला है जो मैंने आपको बताया था रीजनिंग के अंदर। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।